हाय। तो चैप्टर 12 से स्टार्ट करते हैं। अब किसी तरीके से भी थाम्बी या कुमार वो घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए थे और शून्य के बारे में उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्हें पता चला कि शून्य तो टोडी शॉप के पीछे रहते हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी मुस्टैच तगड़ी और बॉक्सर फिजिक देख के, जो कि सदाशिवन थे, वो थोड़े हैरान हो गए। लेकिन उन्हें ये पता चला, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़े सिंपल से आदमी हैं। सदाशिवन बहुत ही डिसेंटली बात करने वाले। तो सदाशिवन उन्हें बताते हैं कि अगर आपको सामी से मिलना है तो आपको 7 बजे तक वेट करना पड़ेगा। और अब तो क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसलिए वो सिर्फ ट्यूसडे और फ्राइडे को ही लोगों से मिलते हैं। और बाकी के दिनों में 7 बजे के बाद वो कभी किसी का अगर कोई प्राइवेट अपॉइंटमेंट या कोई इमरजेंसी होती है तो ही लोगों से मिलते हैं, वरना नहीं। और अब एक छप्पड़ जैसी बन गई थी वहाँ पे पेड़ के पास, कटहल के पेड़ के बाहर, और ये सारी चीज़ें। तो उनके नीचे जो छप्पड़ थी उसके नीचे ही सारे लोग बैठते थे और उनका वेट करते थे। तो सदाशिवन कहते हैं कि अब आप मुझे थोड़े से एजुकेटेड लग रहे हैं, लग रहा है पढ़े लिखे हैं और बहुत यंग हैं। आप चाहें तो आप अभी थोड़ा, मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ, आप एक जगह बैठ जाइए और तब तक मैं आपको सोने के लिए थोड़ी जगह बता दूंगा, आप रेस्ट ले लीजिएगा और शाम में जब 7 बजने में कुछ टाइम होगा मैं आपको उठा दूंगा। तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा सा, मुझे आप खाना दीजिए, एक टेबल ले लेते हैं। तो बोले कि आप फ़िश या ये सारी चीज़ें लेते हैं क्या, मीट? तो बोले कि नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ। तो बोले ठीक है, राइस या सांभर? तो बोलते हैं हाँ मुझे राइस और सांभर दे दीजिए। तो वो राइस और सांभर खाते हैं और सदाशिवन आते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कुछ टोडी चाहिए क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पीता हूँ। और वो देख रहे होते हैं कुमार आसपास लोगों को, ऑब्वियसली जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं, लोग हंस रहे होते हैं, उससे वो समझ जाते हैं कि ये लोग ड्रंक हैं। और वो मन में सोच रहे थे किस टाइप का साधु है जो टोडी शॉप के पीछे रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर जो भी है, वो अपना खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद सदाशिवन उनके लिए एक मैट बिछा देते हैं वरांडा में और वहाँ तकिया लगा देते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं जैक फ्रूट ट्री है, कटहल का पेड़, उसके बाहर छप्पड़ पड़ी हुई है, वहाँ नीचे मैट बिछी हुई हैं। वो देखते देखते धीरे धीरे उनकी आँख लगने लगती है, नींद आने लगती है। और लास्ट में बस जो लास्ट थॉट उनके दिमाग में होती है वो ये होती है कि किस तरीके के साधु हैं। उसके बाद 7 बजने में कुछ 10 मिनट रह गए होते हैं जब सदाशिवन आके कुमार को उठाते हैं। और इस टाइम पे कुमार एक बहुत ही अच्छा सा सपना देख रहे थे, एक हंस के ऊपर सवारी कर रहे थे आसमानों में, और वैसे ही उनकी नींद टूटती है। वो उठते हैं, ठंडे पानी से अपना मुंह धोते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ देखते हैं वहाँ कुल 25 लोग बैठे हुए थे उस छप्पड़ के नीचे। तो वहाँ जाके वो सबसे पीछे वाली रो में बैठ जाते हैं। उसके बाद बड़ी धमाकेदार एंट्री होती है शून्य की। शून्य अपना फटाक से ऐसे करके दरवाज़ा स्विंग ओपन होता है, उनका घूमते हुए दरवाज़ा खुलता है उनकी कुटिया का। और उसके बाद वो आते हैं वहाँ चलते हुए, और एक मीडियम हाइट के लंबे पतले टैंड हुए हुए व्यक्ति जिनकी पॉइंटेड बियर्ड है और जिनकी आइज़ थोड़ी सी कहो कि पहाड़ी टाइप की आइज़ हैं, एक ज़ेन मास्टर जैसा अपीयरेंस था उनका, जो कि कुमार अपने मन में सोच रहे थे। फिर वो आते हैं, आके अपना थोड़ा शोर वोर मचाते हैं, सारी लोगों को स्कैन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन कौन, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हैं। और उनकी नज़रें आके कुमार पे रुकती हैं और वो कुमार पे रुकी रहती हैं, उनको देखती रहती हैं। ऐसे एज इफ ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद वो उनका ध्यान वहाँ से हटता है और फिर वो आके अपने जगह पे बैठते हैं। और सदाशिवन उनसे कहते हैं कि सामी, ये लोग आपसे मिलने आए हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। तो सामी बोलते हैं तुम मुझे बताओगे कि मुझको क्या करना है? हाँ तुम मुझे बताओगे, और ये किस लिए आए हैं? मेरे पास तो इनको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ, नथिंग हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ इन लोगों को? और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा वैसा करके कहते हैं। फिर कहते हैं कि चलो मेरी चाय कहाँ है, चाय लेकर आओ, मेरी ब्लैक टी। तो सदाशिवन कहते हैं कि मैंने आपकी ब्लैक टी पहले से ही यहाँ रख दी है और आपकी कप भी आपका यहीं रखा हुआ है। तो खुश हो जाते हैं एकदम, ब्लैक टी पलटते हैं, पीना शुरू कर देते हैं ब्लैक टी। एक बार में ही वो आधी तो ख़त्म कर ही देते हैं। उसके बाद फिर
थोड़ा साइलेंस हो जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति होता है जो बड़े बुजुर्ग से होते हैं, उनके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो वो रुक ही नहीं पाते हैं, कहते हैं क्षमा करिए स्वामी, मैं बिल्कुल ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पीठ में इतना दर्द है, मैंने सब जगह जगह दिखा लिया, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं सो नहीं पाता हूँ, ये मरने से भी बदतर है, मेरी कुछ तो मदद करिए। स्वामी बोलते हैं, मैं क्या तुम्हें कोई डॉक्टर दिखाई देता हूँ, कोई वैद्य दिखता हूँ मैं तुमको, जो तुम ऐसे मेरे से बोल रहे हो। फिर घूमने फिरने लगते हैं वो, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, तुम बिल्कुल चुप रहो चुप रहो। स्वामी कहते हैं कि स्वामी मेरे को बहुत दर्द है, मेरी मदद करिए, मेरे को बहुत तकलीफ़ है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, इतना दर्द है मेरे पास और मेरी कोई उम्मीद नहीं बची है, मैं आपके पास आया हूँ। स्वामी चक्कर काट रहे होते हैं। उसके बाद वो उन बुज़ुर्ग के पीछे जाते हैं, उन्हें इतनी ज़ोर से लात मारते हैं कि वो बुज़ुर्ग गोल गोल घूमते हुए जाके एक तरफ गिरते हैं और एक दो लोग जाके उनको उठाते हैं। उसके बाद कैसे तैसे वो संभलते हैं, थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, तब वो पूछते हैं अब दर्द कैसा है। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अब मुझे दर्द नहीं है। तो कहते हैं अब तुम कभी यहाँ पे मत आना, किसी भी वजह से अब तुम यहाँ पे आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके के लोग कंप्लेन लेके यहाँ पे ना आया करें ऐसी फालतू की बातों के लिए मेरे पास। वो भीड़ में चुपचाप जाके बीच में बैठ जाते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं। इसके बाद फिर सब चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्वामी जो हैं उनकी नज़र वापस थाम्बी पे आती है, जो कि बाद में उनका नाम थाम्बी पड़ा। कुमार पे नज़र पड़ती है उनकी, और तो कहते हैं क्या क्या ढूंढने आए हो यहाँ पे तुम, ऐसा क्या है जो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा जो तुम्हें अमेरिका में नहीं मिला। तो थाम्बी सख्ते में आ जाते हैं कुमार की, कैसे क्या बोल रहे हैं इनको, मैंने तो किसी को बताया नहीं अमेरिका के बारे में, जब से यहाँ आया हूँ किसी को जानता है, कोई जानता नहीं मेरे बारे में, ये कैसे अमेरिका की बातें कर रहे हैं। बोलते हैं इधर आओ, आगे आओ, आगे आके बैठो सबसे आगे। तो फिर वो आगे आ गए, कुमार आगे भी आ गए तो भी काम नहीं, नहीं नहीं तुम मेरे सामने बैठो, बिल्कुल मेरे सामने बैठो। तो उनको बिल्कुल सामने अपने बिठाते हैं। उसके बाद कहते हैं बेचारा लड़का, बिना माँ का बिना पिता का, बिल्कुल दुनिया में अकेला है। और ये बात सुन के कुमार रोने लगते हैं। वो सब जो उनके अंदर भरा हुआ था, जो वो कहीं निकाल ही नहीं सके, वो फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं शूने कोई नहीं, तुम अपना सारा गम निकाल दो, आज अपने आप को खाली कर दो, तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारा नथिंग है ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ रहोगे। तो उसके बाद कहते हैं कि मेरे थाम्बी, वॉइड थाम्बी, शांत हो जाओ थाम्बी। तो इस तरीके से कुमार का नाम थाम्बी पड़ जाता है। भीड़ में भी सब लोग उनको थाम्बी कहने लगते हैं। कुछ लोग कुछ समय के बाद उन्हें थाम्बी सामी कहने लगते हैं। और सदाशिवन इसके बारे में जानते थे क्योंकि पोन्नू जो थे वो उनको बता चुके थे। पोन्नू अभी भी आ रहे थे और अब रूटीन ये होने लगा कि पहली बार था कि किसी व्यक्ति को सामी ने ये कहा था कि तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रह सकते हो। थोड़ा सा रूटीन डेवलप होने लगता है, उनका रूटीन सेट होने लगता है। सामी भी थाम्बी को पोन्नू के बारे में बताते हैं कि वो शाम को आता है, वो बहुत ही अच्छा कुत्ता है, तो मुझसे दोस्ती रखना। और पोन्नू भी उनसे दोस्ती रखता था, थाम्बी से उनके पैर चाटना, ये करना वो करना, एक अलग ही अफेक्शन था पोन्नू का भी। कुछ दिन बाद पोन्नू आना वहाँ बंद कर देता है और रूटीन ऐसे सेट होता है कि खुद तो जो स्वामी थे शून्य, वो तो कभी कोई रूटीन फॉलो ऐसा करते हुए लगते नहीं थे, लेकिन वो ज़रूर चाहते थे कि थाम्बी कुछ रूटीन्स और रिचुअल्स फॉलो करे। तो ये चाहते थे कि थाम्बी जो है वो सुबह सूर्य उदय होने से काफ़ी पहले उठें, सुबह आंखें खोल के ध्यान करें आसमान की तरफ जब तक रोशनी नहीं आ जाती है, थोड़ा फ्रेश, मतलब मॉर्निंग में उठ के थोड़ा फील्ड में जाके फ्रेश होने के बाद, और उसके बाद नहाने के लिए उन्होंने बता दिया था कि मंदिर के पास जो पॉन्ड है, पुराने खंडित मंदिर के पास, वहाँ तुम जा सकते हो, अपना नहाना धोना कर सकते हो, तुम ब्रेकफास्ट कर सकते हो। डिनर 7 बजे के आसपास ही मिलता है, वो दिन में एक ही बार होता है, और उसके बाद दिन में तुम मेरे पास नहीं आओगे। और अक्सर सुबह उठने के बाद, ये सारे रिचुअल्स करने के बाद, नहाने वहाने के बाद, वो लोग अक्सर जो पीछे कोकोनट की ग्रोव थी उस टोडी शॉप के पीछे, वहाँ पे वो लंबी वॉक के लिए भी जाया करते थे। तो कई बार वॉक्स ऐसी होती थी जिनमें आपस में उनमें कोई बात नहीं हो रही होती थी, और कुछ वॉक्स ऐसी होती थी जिनमें वो खुद कहते थे सामी कुमार से कि तुम जो मना है वो पूछ सकते हो।
तो इस समय में क्या करते थे थांबी के, जब दिन का समय होता था हल्का फुल्का वो ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद वो अपना फ्रेश होके सारे काम जो भी करने होते थे वो कर आके जब निपट चुके होते थे तो उसके बाद वो लाइब्रेरी चले जाते थे, या फिर उन्हें एक खंडित सा घर मिल गया था छूटा हुआ, तो वो भी उनका एक फेवरेट स्पॉट था जहाँ वो रहा करते थे। इस तरह से दिन कटने लगे और काम आगे बढ़ने लगा। इसके साथ मैंने 12 और 13 चैप्टर दोनों कवर कर दिए हैं और मैंने इनको सेपरेट नहीं किया है क्योंकि उसमें वो बेसिकली एक रूटीन ही बता रहे हैं। फिर एक रात ऐसा होता है कि रात में वो सो जाते थे, तो उन्होंने रात में नोटिस किया कि कभी भी शून्य लेटते नहीं थे, हमेशा बैठे ही होते थे, और शायद बैठे बैठे ही वो या तो ध्यान कर रहे होते थे या सो रहे होते थे। ये तो थांबी नहीं समझ पाए। एक बार ऐसा होता है कि छत से एक ग्लोब आता है, लाइट का ग्लोब उतर कर आता है छत से, और छत में कोई छेद भी नहीं होता है। वो ग्लोब जो होता है ब्राइट वाइट लाइट का ग्लोब होता है, और वो इलोंगेट होके एक बड़ी सी 9 फीट एप लाइक फिगर, जो येलोइश फर वाला फिगर था, उसकी पूरी वो ले लेता है। वो इरेक्ट पोस्चर में वो फिगर खड़ा हो जाता है, और शून्य उससे उसी की भाषा में जैसे गुर्र ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं। अलग अलग टोन्स में और फ्रीक्वेंसी में बात चल रही होती है बीच में, और हेड नॉडिंग, सर भी हिलाया जा रहा होता है, खूब अच्छे से कन्वर्सेशन चलता है। उसके बाद शून्य एक बार थांबी की तरफ भी उंगली करके दिखाते हैं, फिर वैसी ही लैंग्वेज में बात चल रही होती, तो वो व्यक्ति जो एप था वो थांबी की तरफ देखता है। उसके नुकीले कैनाइन दांत होते हैं, काला फेस होता है, और बाकी पूरा फर येलोइश वाइट होता है। तो थांबी की तो धड़कन ही रुक जाती है, उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो वहाँ से हिल सके, वो मतलब फ्रीज हो चुके होते हैं, तो वो हिल भी नहीं पाते हैं, वहीं रह जाते हैं दंग, एकदम दंग कि क्या मैंने देख लिया है, इस तरीके से। फिर क्या होता है कि इस तरीके से उनका थोड़ा बहुत और फिर बात चलती है, और उसके बाद फिर वापस ग्लोब में कन्वर्ट हो जाता है वो फिगर एप टाइप, और वो वापस उस रूफ से चला जाता है, जबकि उस रूफ में कोई छेद नहीं होता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सामी उनसे कहते हैं तुमने क्या देखा? तो थांबी बोलता है कि वो कुछ कह पाता, तुमने कुछ नहीं देखा। शून्य उनसे कहते हैं तुमने कुछ नहीं देखा, ये सब कुछ नहीं होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बाहर दुनिया में लोग हैं वो ऐसी बहुत सारी दुनिया और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारे जैसे जो MIT के साइंटिस्ट होते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बॉस्टन, उनके सोच के भी परे है ये चीज़ें। वो ये जान ही नहीं सकते कि ये सब भी सच हो सकता है। ऐसे करके वो कहते हैं। फिलहाल उसके बाद थांबी सो जाते हैं। एक रात ऐसा होता है कि वो अक्सर देखा करते थे कि जो उनके मन में परेशानियां वगैरह थीं कि उनके पेरेंट्स नहीं रहे थे, वो रहे थे शुरुआत में ही। तो एक बार वो एक बहुत ही सूदिंग सी फ्लूट का म्यूज़िक चल रहा होता है जो कि शून्य बजा रहे होते हैं। वो ऐसा होता है कि जैसे कि उनको अजीब सी एक शांति दे जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो म्यूज़िक अब उनके अंदर से ही आ रहा है, और उस म्यूज़िक ने उनकी सारी की सारी परेशानियां उनसे ले ली। इस तरीके की का एक्सपीरियंस वो करते हैं थांबी। ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं, लाइफ ठीक चल रही होती है। अब एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही वो कोकोनट ग्रोव में दोनों टहल रहे थे। ये चैप्टर है 14th की कहानी चल रही है, और ये सब मैंने इस बार सेपरेट नहीं किया है, मैं एक साथ कहानी बता रही हूँ। तो क्या होता है कि वो कोकोनट के उस ग्रोव में टहल रहे होते हैं थांबी और सामी शून्य, और फिर क्या देखते हैं कि एक लेडी उसी पॉन्ड से, जो पॉन्ड मंदिर की तरफ से था, उससे नहा के आ रही होती है। एक ब्राह्मण लेडी होती है, और क्या कहते हैं, उसने एक मुंडू अपना पहना होता है और ब्लाउज़ पहना होता है। वो वहाँ से जा रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। तो शून्य उसको देख के कहते हैं कि अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर वो कहती है कि अरे तुम्हारे ब्रेस्ट तो कितने फुल हैं और कितने सुंदर हैं, मगर कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसे करके वो कहते हैं। तो इससे पहले कि थांबी और वो लेडी कुछ समझ सके, उससे पहले वो उसका अपने हाथ से ब्लाउज़ फाड़ देते हैं, और उसके बाद उसके ब्रेस्ट तक करने लगते हैं दोनों तरफ। और कहते हैं, और जो फिर कहते हैं कि मिल्क पॉइजन, और वो सक करते थे और उसको थूक देते थे। और ऐसा उन्होंने 3 बार किया, और इतनी देर में वो इतना चिल्लाने लगी, और ये इतनी जल्दी हुआ ये सब कि थांबी भी अपना कुछ समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है।
और उसके बाद उतने में वो जब चिल्ला रही थी तो 3 लोग आए, जिसमें से एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, एक उस दुर्गा मंदिर का ब्राह्मण था और एक और व्यक्ति था जो कि धोबी था। तो ये 3 लोग आ जाते हैं वहाँ पे और किसी भी तरीके से उनको उससे छुड़ाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी होने लगती है और कुछ लोग कहने लगते हैं अरे मारो, ये पागल आदमी है, मारो। कोई ये कह रहा होता है अरे ये तो सामी है, सामी है। तो कहते हैं कि क्या सामी है, मारो उसको, पकड़ के मारो, ये पागल है। और वो लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। उससे में उसके फादर भी आ जाते हैं, उसका पति भी आ जाता है और वो मतलब सब बहुत फ्यूरियस होते हैं। इससे पहले कि कोई उनको पकड़ सके, जो शून्य होते हैं वो एक सबसे लंबे कोकोनट के पेड़ पे ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कि उनके लिए रूटीन था, बंदरों की तरह बिल्कुल पहुंच जाते हैं उसके ऊपर ही। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा था, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि ये पक्का एक सेक्सुअल मेनियक आदमी है, ये पागल है। और वो उस क्राउड में गुस्सा होता है। उतनी देर में अफरा तफरी में पुलिस आ जाती है, वहाँ पे चंदू नायर आ जाते हैं। चंदू नायर को तो मौका चाहिए था उनको गिरफ्तार करने का, और थाम्बी कुछ समझ नहीं पाता है। थाम्बी उतनी देर में भाग के सदाशिवन को बुला के लाता है और सदाशिवन भवानी भी वहाँ होती है तो भवानी को भी लेकर आ जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ गर्मा गर्मी चल रही होती है। चंदू कहता है थाम्बी से कि तुमने सब कुछ देखा है, तुम मुझे बताओ, चलो वहाँ जाके स्टेटमेंट दो जो जो चीज़ें इंसिडेंट हुआ है वर्ड टू वर्ड, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। और सदाशिवन से कहता है और अंधे सेवक, तुमने किसको पाल के रखा हुआ है, इस पागल आदमी को तुमने पाल के रखा हुआ है। कोई कह रहा होता है कि पागल है, इस पे कोई नाम नहीं लिख सकता, कोई कहता है ये है वो है। लोग अपनी अपनी बातें करे जा रहे होते हैं और लोग बहुत पागल हो रखे होते हैं। काफ़ी टाइम ऐसे ही बीत जाता है और वो पेड़ के ऊपर होते तो बोलते कि जाओ जाके एक टोडी टैपर को लेकर आओ जो कि पेड़ पे आराम से चढ़ जाएगा और उसको नीचे ला पाएगा। तो बड़ी देर होती है, उसके बाद एक टोडी टैपर मिल जाता है उनको। तो जब आता है तो वो कहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, कहीं ऊपर से मुझे लात ना मार दे, ये ऊपर चढ़ कैसे गया, ये वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक नंबूदरी ब्राह्मण जो थे वो आते हैं, उसके फादर और उस लड़की का हस्बैंड आता है। ये 3 लोग आते हैं और जो पुलिस होती है उससे कहते हैं सर आप इनको छोड़ दीजिए, इनको कुछ भी हार्म मत करिए सामी को। तो पुलिस कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इस पागल आदमी को छोड़ने के लिए कह रहे हो, चंदू कहता है। तो नंबूदरी ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हुआ ये है कि वो जो लड़की थी उसने इससे पहले 3 बच्चों को जन्म दिया और बच्चे स्वस्थ पैदा हुए थे और जैसे ही वो ब्रेस्ट फीड करती थी वैसे ही वो बच्चे मर जाते थे। और एक और चीज़ शून्य ने उस लड़की को बोली थी कि तुम्हारी ड्यू डेट कब है, तो उसने कहा था कि मेरी 1-2 दिन बाद ड्यू डेट है बच्चा देने की। तो उसी समय जब ये हादसा हुआ था तब शून्य ने उसे कहा था नहीं अभी आधे घंटे में ही बच्चा होगा तुम्हारा। और उसके बाद ये हुआ था कि उन्होंने ये सब हरकत कर दी थी जिसकी वजह से उन्हें सेक्सुअल मेनियक समझने लगे थे। तो नंबूदरी ब्राह्मण चंदू को ये बताते हैं कि उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे बच्चा जो है वो अभी ही होगा। और जब वो ये काम हरकत कर रहे थे तब वो बार बार ये कह रहे थे पॉइजन मिल्क, और उसको वो बार बार थूक दे रहे थे। और अब क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उस लड़की ने एक बहुत हेल्दी बच्ची को जन्म दिया और उसको 2 बार वो ब्रेस्ट फीड करा चुकी है और वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो पिछली 3 डिलीवरी में जब बच्चा स्वस्थ भी था तभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते ही वो बच्चे मर जाते थे और इसके तारे खराब चल रहे थे। इसकी कुंडली में, इसके हॉरोस्कोप में यही था कि इसके जो भी बच्चे होंगे वो मर जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। तो सामी ने उस कर्ज को ही हटाया है और वो एक बहुत ही ग्रेट सेज हैं। तो ये सब कहने के बाद चंदू का तो मुंह बन गया इतना सा, वो तो बड़े दुखी हो गए कि अरे एक तो मौका था इसको पकड़ने का और ये सारा सब कुछ। बोले कि अगर थाम्बी ने पहले ही मैंने थाम्बी का स्टेटमेंट ले लिया होता तो मुझसे इसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। और उसके बाद वो पुलिस वाले चले जाते हैं, वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, सबको भेज दिया जाता है ये तमाशा ख़त्म करो करके। और बस थोड़े ही लोग, वो नंबूदरी ब्राह्मण, वो उसका हस्बैंड और फादर लड़की का, और सदाशिवन और भवानी और आपका थाम्बी, ये सारे लोग रह जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि जो लोग ये भी कह रहे होते हैं, अब चंदू ये भी बोलता है सदाशिवन से कि तुम तो अपनी बीवी को भी बचा लो इस आदमी से, जब ये अफरा तफरी चल रही होती है। तो
वो कहते हैं सदाशिवन, मुझे अपनी बीवी का ध्यान रखना आता है। आपने ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी कि आप ये सोच रहे हैं कि शून्य स्वामी ने कुछ किया। मतलब सब जो सदाशिवन थे वो पूरी कोशिश से उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे शून्य को। खैर फिलहाल ये सच्चाई नंबूदरी ब्राह्मण ने सबके सामने रख दी तो बात थोड़ी सेटल हो गई। अब ये सारे लोग चले गए, बस कुछ ही लोग बचे। तब शून्य उतर के नीचे आए, उन्होंने पहले बोला मेरे पैर वैर मत छूना, ठीक है। तो सब बहुत ही सम्मान के साथ उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और नंबूदरी ब्राह्मण फिर से बोले कि मैंने आपकी महानता को गलत समझ लिया, हर बार गलत समझा, लेकिन क्या मैं फिर आपसे मिलने आ सकता हूँ? शून्य कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन है तो आ जाना। और ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं, तांबी और भवानी भी और सदाशिवन भी और शून्य भी। और शून्य जाके वापस अपनी कुटिया में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और लाइफ वैसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। और तांबी सोच रहे होते हैं ये हुआ क्या, एकदम शॉक में। और अक्सर ही सदाशिवन तांबी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब ये दूसरा हफ्ता उनका स्टे का चल रहा था और वो अक्सर ही उनसे कहते थे तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कितने लकी हो कि तुम पहले व्यक्ति हो जिसको शून्य स्वामी के साथ सोने का या रहने का मौका मिला, उस कुटिया में जाने का मौका मिला। इसी तरह से हमारे ये तीनों चैप्टर 12, 13 एंड 14 ख़त्म होते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ टेक केयर, बाय।